जय हिंद दोस्तों, मैं आरती द्विवेदी। स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आइए हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। द चेंजिंग नेचर ऑफ चाइनीज डिप्लोमेसी, ये द हिंदू का आर्टिकल है। आप इसे सेकंड पेपर से जोड़ सकते हैं और इसमें आपको चाइना के साथ अन्य देशों के और भारत के भी जो उसकी कूटनीति है उसको समझने का मौका मिलेगा। ये जो आर्टिकल है ये उसकी कूटनीति को समझाता है। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट का मानना था कि यदि आप धीरे से बात करते हैं और एक बड़ी छड़ी ले जाते हैं तो आप बहुत दूर तक चले जाएंगे। आधी सदी बाद और कई हजारों मील दूर एक अन्य व्यक्ति ने इसका अभ्यास किया जिसका नाम झोउ एनलाई था। अतः इसमें क्या दिखाया गया है कि चीन ने क्या किया कि सामने से तो अनुनय विनय की नीति अपनाता है लेकिन पीठ पीछे से छुरा चलाता है। वही बात कि मुंह में राम बगल में छुरी। सामने से बोलेगा कि हम गुटनिरपेक्ष में हैं, हम आपकी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करेंगे, जैसे हमारे साथ उसने पंचशील समझौता किया था, लेकिन वो किसी भी समझौते को एक भी दिन नहीं माना। ये चीन की सबसे बड़ी कूटनीति है। जब जनरल डगलस मैकआर्थर की सेनाओं ने उत्तर कोरिया को पार किया तो झोउ ने अमेरिकियों को एक संदेश देने के लिए बीजिंग में भारतीय राजदूत को बुलाया और कहा कि यदि अमेरिकी सैनिकों ने 38वीं समानांतर रेखा को पार कर लिया तो हम हस्तक्षेप अवश्य करेंगे। उसकी डिलीवरी का तरीका उतना ही सूक्ष्म था जितना कि उसका संदेश। झोउ सार्वजनिक रूप से गॉन्टलेट को फेंक सकता था लेकिन कूटनीति को एक मौका देने के लिए चुना। उसने यहाँ भी कूटनीति अपनाई। हर समय कुछ साल बाद 1954 में चीनियों ने जिनेवा में विश्व मंच पर अपनी प्रविष्टि की। वियतनामी प्रथम इंडो चाइना युद्ध में फ्रांसीसी के खिलाफ जीत रहे थे और अमेरिकी इस डर से हस्तक्षेप करने की तैयारी कर रहे थे एक और डोमिनोज साम्यवाद में गिर जाएगा। जिनेवा में अपनी उपस्थिति को मंच पर एक प्रदर्शन के रूप में वर्णित करते हुए उन्होंने अपने सभी आकर्षण, जीवन, शक्ति और बुद्धिमत्ता को तैनात किया। यहाँ तक कि उन्होंने फ्रांसीसी को चेहरा दिया जो सिर्फ शांति को सुरक्षित करने के लिए प्रधानमंत्री पियरे मेंडेस फ्रांस से मिलने के लिए अतिरिक्त मील की यात्रा करके दीन बीन फू की लड़ाई में वियतनामी से हार गए थे। चीनी कम्युनिस्ट शासन हमारे लिए सम्मानित होने के लिए जिनेवा नहीं आएगा बल्कि विश्व जनमत के सामने आने के लिए जिम्मेदार होगा। वो हमेशा दिखावा करता है कि वो सभी के साथ मिल के चल रहा है पर उसके लिए हमेशा वो स्वयं ही प्रायोरिटी रखता है। उसने फरवरी 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को ताइवान छोड़ने के लिए राजी कर लिया, जबकि क्या किया कि कम्युनिस्टों ने 1949 के बाद से एक भी दिन के लिए उस द्वीप पर वास्तविक प्रभुता का प्रयोग नहीं किया। बोल तो दिया कि हम छोड़ देंगे लेकिन छोड़ा नहीं था। 1980 के दशक में जब डेंग सियाओपिंग ने बागडोर संभाली तो झोउ के नाविकों ने बाहरी दुनिया के लिए शुरुआती दिनों के दौरान चीनी जहाज को नेविगेट करना जारी रखा। डेंग ने अपने स्वयं के 24 चरित्र रणनीति के साथ झोउ की रणनीति को पूरक किया। यह चीनी कूटनीति का मंत्र बन गया। चीनी राजनयिकों ने उनके शब्दों को मापा और उनकी गरिमा को बनाए रखा। उन्होंने सत्ता का अनुमान लगाया लेकिन शायद ही कभी झांसा दिया। वे अपने संक्षेप के स्वामी थे क्योंकि झोउ ने उन्हें सिखाया था कि वार्ता में वास्तविक लाभ दूसरे पक्ष से अधिक जानना था। उन्होंने अपने पुराने दोस्तों को बुलाकर परिचितों की चापलूसी की। उन्होंने दोस्तों से अधिक शिष्टाचार के साथ कम दोस्ताना वार्ताकारों को शामिल करने के लिए एक बिंदुवार बनाकर संबंध बनाए। 1980 और 90 के दशक में चीनी कूटनीति के लिए उच्च स्थिति थी। सभी सड़कों के कारण बीजिंग गया। अमेरिका राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और रूसी नेता मिखाइल गोर्बाचेव ने निषिद्ध शहर के लिए अपना रास्ता बनाया। उन्होंने संबंधों को सामान्य किया, सीमाओं का निपटान किया
और सामान्य वित्तीय मदद के माध्यम से दिल और दिमाग जीता। इतना मोहक चीनी कूटनीति थी कि अमेरिकियों ने 1989 के तियानएनमेन इंसिडेंट के बाद लगाए गए अपने स्वयं के प्रतिबंधों को भी 4 हफ्तों के भीतर छोड़ दिया। एक दशक बाद अमेरिका और यूरोपीय संघ ने चीनी आश्वासन में खरीदा कि यह जल्द ही एक बाजार अर्थव्यवस्था को परिवर्तित हो जाएगा और इसे विश्व व्यापार संगठन में शामिल करने की मदद की। अहंकार ने विनम्रता का स्थान ले लिया है। अनुनय जल्दी से छड़ी के पक्ष में छोड़ दिया जाता है। जब देश चीनी इच्छाओं के विपरीत कार्रवाई करते हैं, चीन दक्षिण चीन सागर में समझौता करने के बजाय एक पक्षवाद का पीछा करता है। जो पहले वो अनुनय विनय की नीति अपनाता था और लड़ाई के पक्ष में नहीं होता था, आज वो अगर उसके पक्ष में कोई चीज़ नहीं है तो वो अपने उस छड़ी का इस्तेमाल करना चाहता है, यानी कि वो युद्ध लड़ने पे भी आमदा हो जाता है। साम्राज्यवादी शक्तियों के हाथों में पड़ी चीन की अपमान की सदी का बदला लेने के लिए वे एक आकार फिट सभी दृष्टिकोण अपनाते हैं। दुनिया के अधिकांश लोगों ने चीन के लिए कुछ भी नहीं किया है, वास्तव में एक समान ऐतिहासिक अनुभव साझा करता है। भारत चीन में तनातनी बढ़ी, दोनों देशों ने फौजी जमावड़ा बढ़ाया। पिछले दिनों लद्दाख और उत्तरी सिक्किम में भारत और चीन के सैनिकों के आमने सामने के बाद सीमा पर तनातनी बढ़ती जा रही है। भारत चीन सीमा पर दोनों देशों की ओर से सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई है। लद्दाख में भारत को सड़क बनाने से रोकना चाहता है चीन, और भारत का जवाब है कि LOC के पास जब चीन सड़क बना सकता है तो हम क्यों नहीं बना सकते। यही इस आर्टिकल में है, और इसी को गलवान घाटी को लेकर क्यों भिड़ गए हैं भारत और चीन, इसी को विस्तार दिया है पॉइंट में। दोस्तों, आप इसे पढ़ सकते हैं PDF के रूप में, और इसे पढ़ लीजिएगा। इसको पूरा विस्तार से समझाया है, इसमें विशेषज्ञों के द्वारा इस पे विचार दिए गए हैं। ये आपके सेकंड पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, अतः इसे पूरा पढ़ें। गंभीर सवालों से घिरा स्वास्थ्य ढांचा। जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है, लेकिन राज्य अपने नागरिकों के आरोग्य में बुरी तरह नाकाम हुए हैं। इस आर्टिकल में कहा गया है कि जैसे शिक्षा और खाद्य सुरक्षा की तर्ज पर भारत के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य का बुनियादी अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए। कोरोना संकट में मौजूदा स्वास्थ्य नीति के समावेशी होने पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। मोदी सरकार जिस राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को 2017 में लागू किया था, उसके मूल रूप में जन स्वास्थ्य को शिक्षा और खाद्य की तरह बुनियादी अधिकार बनाने के प्रस्ताव थे, लेकिन राज्यों के कतिपय विरोध के चलते इन्हें विलोपित कर दिया गया। अतः ध्यान देना होगा कि सभी क्षेत्रों में स्वास्थ्य में विसंगति है। बजट भी बहुत कम दिया जाता है स्वास्थ्य को, और डॉक्टरों को, मेडिकल कॉलेज को, नर्सिंग क्षेत्र में भी कुछ विसंगति है। इन सबको दूर करके स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा ढांचा तैयार करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बेसिक नीड है। शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, अगर यही नहीं मिलेगा तो हमारे देशवासी कैसे ग्रो अप करेंगे, और इसी से हमारे देशवासी ग्रो अप करेंगे और इसी से हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। तो यही इस आर्टिकल में है। अगला आर्टिकल है कि कोरोना वायरस के बीच क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी वार्ता पर चीन भारत का करेगा स्वागत। चीन के वुहान से फैले कोरोना वायरस के बीच क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी भारत वार्ता के विषय ने जोर पकड़ लिया है। अब चीन ने संकेत दिए हैं कि वह भारत के साथ RCEP पर वार्ता का स्वागत करेगा। चीनी वाणिज्य मंत्री वांग शावेन ने सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में यह बयान जारी किया। वांग ने कहा कि क्षेत्रीय मुक्त व्यापार सौदे पर बातचीत सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है। कुछ शेष मुद्दों पर गहन चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों के साथ इस विषय पर बातचीत की जाएगी। नवंबर 2019 में RCEP से अलग हो गया था भारत। RCEP दक्षिण पूर्वी एशियाई
देशों के संगठन आसियान के 10 सदस्य देशों ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के बीच एशिया प्रशांत क्षेत्र के में एक प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता है। आसियान के एफटीए भागीदारों में 5 और देश ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया भी इसमें शामिल हैं। भारत भी आसियान का एफटीए साझेदार है, लेकिन वह नवंबर 2019 में आरसीईपी से बाहर हो गया था। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ये पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।